Welcome to online study at QES. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों, जैसा कि लेखपाल भर्ती के लिए मैं आपके लिए लगातार मॉक टेस्ट की सीरीज चला रहा हूं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 10 हिंदी के मॉक टेस्ट दिए हैं गाइस। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और जो है अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो आप देखें, उनमें से क्वेश्चन जरूर आए। 8000 लेखपाल भर्ती के लिए जो हमारे मैंने क्लासेज स्टार्ट की हैं आपके लिए मॉक टेस्ट की, इसमें तैयारी हम सब लोग करते रहते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट कहीं ना कहीं सबने थोड़ा बहुत पढ़ा, सब तैयारी करते रहते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो है कॉन्फिडेंस उतना नहीं आ पाता। तो इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है टी सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और उनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। जब आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे उस समय आप कमेंट करेंगे सर आपकी मैसेज आई थी, ठीक है। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। तो हिंदी के मॉक टेस्ट 10 मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। पहले हम 10 मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ ग्रामीण प्रवेश। क्या शुरू कर रहा हूँ गाइस? ग्रामीण प्रवेश, ठीक है। अब इसके 10 मॉक टेस्ट लाऊंगा, फिर जीके, फिर मैथ, फिर अगर हमारा टाइम बचता है भर्ती में तो फिर मैं और मॉक टेस्ट सारे सब्जेक्ट के 1 बाय 1 प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। तो ग्रामीण प्रवेश के मॉक टेस्ट आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही सेलेक्टिव बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको आने की संभावना है या पिछले एग्जाम्स में वो आए हुए हैं, ठीक है गाइस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें, जिससे सबकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये किसका उद्गार है, यानी इस वाक्य को किसने कहा था, इस वाक्य का उद्बोधन किसने किया था, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर वक्त, लाल बहादुर शास्त्री। जल्दी से बताइए आप। जैसे मैंने कहा आप तैयारी करते रहिए, आप प्रैक्टिस करिए, आंसर मैं आपको बताऊंगा ही, आपको फिर देखना आपका सही है कि नहीं, जिससे आपको ये आता जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। और दूसरा, जो नहीं आते उनका आंसर मैं बता ही रहा हूँ, जिससे क्या है वो आपकी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका उद्गार है, जल्दी बताइए किसका उद्गार है ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 ईस्वी में कहा था ये, किस और को सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि प्रतीक्षा नहीं कर सकती। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को कहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रैक्टर हम जानते हैं, ठीक है। अब ट्रैक्टर की जो आवाज़ होती है वो स्तर क्या है, डेसिबल में नापा। देखिए साउंड को डेसिबल में नापा जाता है, तो हम सभी जानते हैं। तो ट्रैक्टर की आवाज़ कितने डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, किस स्तर से, किस स्टैंडर्ड से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो नुकसानदायक ना हो, ठीक है। तो किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल और 150 डेसिबल। कौन से? पहला आंसर इसका सही है 90। जिन्होंने ए टिक किया है उनका ये आंसर सही है। ट्रैक्टर की आवाज़ जो है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 90 डेसिबल से अधिक है तो साउंड पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण जो है आपका होता है। साउंड पॉल्यूशन, शोर प्रदूषण होता है। उससे बचने के लिए ट्रैक्टर की आवाज़ जो है 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए थे, इनके बारे में भी आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें बताना है कि सिल्वर रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है। जो रजत क्रांति हुई थी, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। अब कौन कौन सी क्रांति हुई है कृषि में और किस किस से संबंधित है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। तो सिल्वर रजत क्रांति का तो मैंने बता दिया, अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। और भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी क्रांति में से क्वेश्चन बनेगा। तो जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन से, अंडा और चिकन दोनों से, जैसा मैंने ऊपर बताया था। हरित क्रांति होती है वो खाद्यान्न उत्पादन से होती है, ठीक है। इसी के साथ ही आपकी जो है श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। ये आप नोट करते जाइए, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। जो गुलाबी क्रांति है वो झींगा मछली उत्पादन से है, ठीक है। इसी तरह आपकी जो है लाल क्रांति है वो मांस और टमाटर उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति है वो बागवानी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है? तो कब प्रयोग किया जाता है, देखिए जल्दी से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप हम जानते हैं जो ट्यूबवेल में और जो समरसेबल हम लगवाते हैं, इनमें जो पंप लगी होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है। मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स के इंजीनियरिंग में 2 लेक्चर दिए हुए हैं जहाँ से आप देख सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होती है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होती है। खैर, तो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ प्रयोग किया जाता है? जब पानी का निकास मंद हो, स्रोत बहुत ज़्यादा हो, स्रोत जहाँ से पानी प्राप्त कर रहे हैं उस जगह को स्रोत बोलेंगे, ठीक है। और निकास बहुत मंद हो, ठीक है। जब पानी का निकास मंद हो, स्रोत बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय जो है इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे समरसेबल की जो पंप होती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, ठीक है। और ट्यूबवेल में जो पंप यूज़ की जाती है, सिंचाई की जो पंप यूज़ की जाती है ट्यूबवेल में, वो भी क्या होती है? आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? धान में भूसी कितने प्रतिशत होती है लगभग, ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 10%, 15%, 20% या 35%। तो कितना होती है जल्दी से बताइए। धान में भूसी का जो परसेंटेज होता है 20%। तो जिन्होंने 20% सही टिक किया है वो सही है, ठीक है। धान की अगर बात करें तो भारत में जो कृषि की भूमि है उसमें सबसे बड़े क्षेत्रफल पर धान ही बोया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, जो गोल्डन धान होता है, गोल्डन धान जो होता है उसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होती है। कौन सी? विटामिन ए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए कौन सा लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, वादाहल या वर्तकाग्र? पत्ती, पंखुड़ी, वादाहल है, तो किसको? वर्तकाग्र को। केसर जो बनती है वो वर्तकाग्र से बनती है। किससे? वर्तकाग्र की। इसको स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा कहते हैं। वर्तकाग्र भाग से केसर को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण की दर क्या होती है? यानी 1 हेक्टेयर में कितना बीज बोया जाएगा ये आपको बताना है। 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम या 30 किलोग्राम? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो कितना बोया जाता है जल्दी से बताइए, टिक करिए। 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को चावल को बोया जाता है। 1 हेक्टेयर खेत में जो है क्षेत्रफल में 15 किलोग्राम चावल आपका बोया जाएगा। अगर हम साधारण बीज की बात करें, साधारण चावल के बीज की बात करें, तो प्रति हेक्टेयर जो बुवाई होती है वो 75 से 100 किलोग्राम होती है। प्रति हेक्टेयर 75 से 100 किलोग्राम। और रुपाई के लिए 23 से जो है आपकी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर बुवाई के लिए 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी आपकी, और ठीक है। और रुपाई के लिए 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी, ये साधारण बीज की। लेकिन अगर उन्नत बीज की बात करेंगे तो उन्नत बीज कितना होगा? 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपका बोया जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? महाजनी प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण या महाभारत। इसमें से किस में हुआ था जल्दी से बताइए। तो किस में हुआ था? महाजनी प्रथा का जो उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। किस में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। जो शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और इसके लेखक जो थे वो ऋषि याज्ञवल्क्य थे। कौन? ऋषि याज्ञवल्क्य जो थे इसके लेखक थे, और शतपथ ब्राह्मण के ये किसका? प्राचीन यजुर्वेद का ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? तो ललित किसकी उन्नत किस्म है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आम की, यानी किसका एक बीज है, किसकी उन्नत किस्म है? आम की है, संतरा की है, पपीता की है, अमरूद की है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। तो किसकी है? ललित जो है अमरूद की एक उन्नत किस्म है। किसकी? अमरूद की एक उन्नत किस्म। अगर अमरूद के बारे में बात करें दोस्तों हम, तो इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 प्रसिद्ध अमरूद की किस्म है। एक तो अमरूद की किस्म है इलाहाबादी सफ़ेदा और एक लखनऊ 49 49।
ये दोनों जो है बहुत ही उन्नत किस्म है अमरूद की, ठीक है। अगर सहारनपुर, नागपुर और बेहात कोकोनट में जो है अमरूद की बीज रहित किस्में उपलब्ध है, ठीक है, यहाँ पर ये बोई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताता जा रहा हूँ, साथ के साथ नोट करते चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय धरती, यानी अगर मिट्टी की जो प्रकृति है वो अम्लीय है तो इनमें से किसको बड़ी आसानी से उस पर उगाया जा सकता है? खीरा, फली, तरबूज या इनमें से कोई नहीं। तो किसको उगाया जा सकता है अम्लीय धरती पर? तरबूज को बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। तरबूज का अम्लीय जो तरबूज है उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है, इसलिए इसको जो है अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, ठीक है। जबकि इसकी खेती के लिए मिट्टी का जो पीएच मान है वो कितना होना चाहिए? 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए। इसकी खेती के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 5.5 से 7.0 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे जो है उत्तम होती है। अगर हम अम्लीय मिट्टी की ही बात करें तो अम्लीय मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है। क्लियर है यहाँ से? इतना है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये नोट करते चलें, बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूजा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर, तरबूज, खरबूज या खीरा? 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी बताइए किसकी है? खरबूज। पूसा रसराज जो है खरबूज की उन्नत किस्म है। देखिए, पूसा रसराज, दुर्गापुर केसर, आर्को मानिक, काशी पीताम्बर, पूसा बेदना, आरका ज्योति और W19, ये सारी खरबूजे की किस्में। आप चाहो तो नोट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर नहीं यही पूछा जाए, किसी दूसरी किस्म का भी नाम ले सकता है। पूसा रसराज, दुर्गापुर केसर, आर्को मानिक, काशी पीताम्बर, पूसा वेदना, आरका ज्योति और W90, ये सब क्या है? खरबूजे की जो है उन्नत किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किसके द्वारा की जाती है? किससे की जाती है गेहूं की फसल की हेरफेर? हेरफेर का मतलब होता है आगे पीछे किसके खेत, पहले कौन सी फसल हुई, उसके बाद उस खेत में कौन सी फसल होनी है, बाद में कौन सी, उसके बाद उस खेत में कौन सी फसल होनी है, तो उसको हेरफेर कहते हैं। तो गेहूं की फसल किसके खेत में हो जाएगी, किससे इसकी हेरफेर की जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, धान, कपास, ईख या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो किससे की जाती है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन, धान से की जाती है। तो जिन्होंने पहला टिक किया उनका ये आंसर सही है। तो गेहूं की फसल जो है हेरफेर किससे की जाती है? धान से की जाती है। गेहूं रबी की फसल है और इसकी बुआई सामान्यतः कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई जो है मार्च अप्रैल में होती है। और धान जो है खरीफ की फसल है, इसकी बुआई मई जून में की जाती है और इसकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। इसलिए जो है धान और गेहूँ की फसलों का हेरफेर किया जाता है। इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है लेखपाल की चकबंदी में। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सब तरह के, कुछ कठिन भी होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, कुछ कॉमन भी होते हैं, सबको आते हैं, उस हिसाब से पेपर बनाया जाता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो आप बना सकते हो। 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है 700 वाट के, 746 वाट के, 750 वाट के या 800 वाट के? जल्दी से बताइए। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, हम सबको पता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? यानी कूड़े से, यानी कूड़े करकट से बिजली बनाने के लिए कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं, जिनका नाम सबसे आगे है? किस राज्य में कूड़े से बिजली ज़्यादा बनाई जाती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब, झारखंड और उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये दो के कॉम्बिनेशन दिए, 2 ऐसे स्टेट, जो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि वो दोनों स्टेट सबसे आगे हों। तो कौन से हैं, जल्दी से बताइए। तो कौन सा आंसर सही है इसका? बी, महाराष्ट्र और पंजाब। तो कूड़े से बिजली के निर्माण में महाराष्ट्र और पंजाब सबसे अग्रणी है, सबसे आगे हैं, ठीक है। किसान, इसमें क्या होता है, किसानों से घास फूस भूसे आज से बिजली बनाई जाती है। बायोमास मिशन पंजाब और महाराष्ट्र में उच्च स्थान पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में भी इस पर काम चल रहा है, इससे बिजली बनाई जाती है, लेकिन अग्रणी जो है आपके महाराष्ट्र और पंजाब ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक अनुमान से
इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं, यानी हमारा जो ग्रह है, प्लेनेट है पृथ्वी, इस पृथ्वी पर कितने वृक्ष हैं, कितने वृक्ष यहाँ पर अवेलेबल हैं। अनुमानतः एक सर्वे अनुमानतः है, वैसे तो कम ज़्यादा होते रहते हैं हम जानते हैं, लेकिन एक सर्वे जो है जो उसका अनुमान लगाया गया था उसके हिसाब से कितने वृक्ष हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है बताइए? बी आंसर सही है। 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी पर पाए जाते हैं, ये एक सर्वेक्षण है और ये सर्वेक्षण रिपोर्ट है किसके द्वारा? ये येल यूनिवर्सिटी, येल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया था। किसके द्वारा तैयार किया गया था? येल विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जावो, ठीक है, जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है ये आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम। पहले से जल्दी से आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होगा इसका? नागालैंड। जावो ये खेती करने का एक तरीका है जावो, और ये कहाँ पर होता है? इस तरीके के द्वारा जो खेती जो है कहाँ होती है? नागालैंड में होती है। ठीक है, तो जावो ग्रामीण खेती का एक तरीका है, इसमें चावल की खेती की जाती है, और नागालैंड की जो अंगागी जनजाति है वो इस प्रणाली को यूज करती है। कौन सी? नागालैंड की अंगागी जो जनजाति है वो इस प्रणाली को यूज करती है चावल की खेती को करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? जल्दी से बताइए आंसर कौन सा होगा? तो 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन डीडी किसान के नाम से, डीडी किसान चैनल का आरंभ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या है उसका? कृषि की संबंधित चीज़ों को किसानों तक पहुंचाना, जैसे नई तकनीकी का प्रसार हो गया, पानी के संरक्षण तथा जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी आज उन तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? खेत की जुताई के लिए कौन से 2 प्राथमिक उपकरण हैं जिनका यूज अक्सर किया जाता है? इनमें से बताना है। मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो, डिस्क हल और डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल या सबसॉइलर। इनमें से मुख्य उपकरण कौन से ये आपको बताना है। तो कौन सा आंसर सही है? मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल, ये दोनों जुताई के उपकरण हैं। ठीक है, जुताई के प्राथमिक उपकरण मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल हैं, प्राथमिक हैं जिनको शुरुआत से, मतलब और भी एडवांस हैं लेकिन ये प्राथमिक हैं। ये मिट्टी खोलने और ढीला करने के लिए इसका इस्तेमाल हल के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता मतलब जो है कि पानी ज़्यादा वेस्ट न हो, कम से कम पानी में, ठीक है, और पानी पेड़ों तक पहुंच जाए, सिंचाई हो जाए। इसके लिए कौन सी जो है पद्धति, कौन सा मेथड इसमें सबसे अच्छा, कौन सी प्रणाली श्रेयकर है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्प्रिंकल प्रणाली, ड्रिप प्रणाली, फरो प्रणाली या चेक बेसिन प्रणाली। तो कौन सी सही है? ड्रिप प्रणाली जो है सबसे कुछ चीप है, मतलब ये आपको जो है इसमें पानी का वेस्टेज बहुत कम होता है, पानी सीधा पौधों तक पहुंच जाता है। तो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली यही है। ठीक है, इसकी खोज किसने की? इसकी खोज जो है इजराइल ने की थी। इजराइल में सर्वप्रथम इस प्रणाली का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब अगर आप इस विधि से यूज़ करते हो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है पानी बचता है, वेस्ट नहीं होता, तो इस विधि को यूज़ करने से 35 से 75% पानी की बचत होती है। कितनी? 35 से 75% पानी की बचत होती है, और इस विधि के द्वारा जो पानी है सीधा पौधों की जड़ों तक पहुँचता है। ठीक है, ऊसर, रेतीली और मृदा बागों के लिए ये सिंचाई बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? बलुई मिट्टी में, सिल्की मिट्टी में, मटियार मिट्टी में, उपयुक्त में से सभी। तो किस में होता है कटाव? सबसे ज़्यादा बलुई मिट्टी में। बलुई मिट्टी क्या है? भुरभुरी होती है, तो उसमें क्या है, पौधों की या जड़ें जो होती हैं उस मिट्टी को बांधे नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से क्या है वो ईजिली कट जाती है। तो मिट्टी का जो कटाव है सर्वाधिक इसी प्रणाली में होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इनका डिस्क्रिप्शन भी मैंने दिया है, वो भी आप साथ के साथ नोट करते रहिए, ठीक है। तो अगली बार इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही, ताकि और ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और शेयर और लाइक करना ना भूलते हैं। मिलता हूँ अगले क्लास में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए।